नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी ये यूपी पीसीएस पॉलिटी की क्लास चल रही है और जिसमें भली भांति आप सभी इसका अध्ययन भी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न देखिए हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हमारी आ रही हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। ए ऑप्शन है हमारा राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, बी ऑप्शन सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सी ऑप्शन गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, डी ऑप्शन सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारा। आईएएस प्री 2002 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका उत्तर हमारा डी हो जाता है, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। देखिए, इसके बारे में देखते हैं हम। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। ठीक है, इतनी व्याख्या हमारे इस प्रश्न के लिए काफ़ी हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। ए ऑप्शन है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी ऑप्शन सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, सी ऑप्शन है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, डी ऑप्शन है हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। देखिए, यूपी पीसीएस मेंस 2017 में प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत ही जितने भी प्रश्न हैं सारे हमारे बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और सभी बैक ईयर से लिए गए हैं। ठीक है, इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हमारा सी हो जाता है, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। देखिए, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य है इन सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति निर्देशक तत्व ए ऑप्शन है हमारा विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, दूसरा है कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए, इससे ना तो एक ही सही होता है और ना ही दो ठीक होता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, देखिए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। एमसी सीतलवाड़ के अनुसार निर्देशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताए। ये सभी राज्यों की क्रियाओं विधायिका कार्यपालिका के प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ए ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी ऑप्शन चौथी अनुसूची में, सी ऑप्शन मौलिक अधिकारों में, डी ऑप्शन प्रस्तावना में। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बीपीएससी प्री 1994 उत्तराखंड में प्रश्न पूछा जा चुका है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004 में प्रश्न पूछा जा चुका है। आईएएस 2015 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका हमारा देखिए जो इसमें ऑप्शन हो जाते हैं दोनों होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और प्रस्तावना में। ठीक है, कल्याणकारी समावेश है। अगर हम कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, ये संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, इन्हें अधिक से अधिक शेयर करते रहें। ठीक है, देखिए यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2013 में प्रश्न पूछा जा चुका है। यूपी पीसीएस मेंस 2004 में प्रश्न पूछा जा चुका है। काफ़ी अच्छे प्रश्न है। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। ए ऑप्शन मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन है हमारा मौलिक कर्तव्य, सी ऑप्शन प्रस्तावना, डी ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
तो देखिए अभी इससे पहले मैंने इसकी व्याख्या की थी। प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों इसी में शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? ए ऑप्शन समाजवादी, बी उदारवादी बौद्धिकवादी, सी ऑप्शन गांधीवादी, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारे देखिए सभी उपरोक्त सभी आते हैं। यूपीपीसीएस प्री 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर हम इसकी बात करते हैं देखिए तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। अभी मैंने बताया था इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार, बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, मानवाधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रवृत्ति सकारात्मक है, यह गैर न्यायोचित है। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या इतनी हमारे लिए उचित रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? ए ऑप्शन है देखिए हमारा ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन अमेरिका, सी ऑप्शन फ्रांस, डी ऑप्शन आयरलैंड। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न चल रहे हैं दोस्तों। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। देखिए बहुत शिकायत है हमें आपसे कि आप वीडियो को शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करते रहें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें रिव्यू ज़रूर दें कि किस तरह आपको हमारी वीडियो लग रही है। तभी हमें पता चलेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, अच्छी दिशा में जा रहे हैं या फिर गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि जो भी ये वीडियो बन रही हैं वो सब आप लोगों के लिए हैं। एग्ज़ाम यूपीपीसीएस का आने वाला है हमारा, सितंबर के बाद ही एग्ज़ाम होगा, जब भी हो। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए ही है। जब तक आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें नहीं बताएंगे कि वीडियो किस तरह चल रही है, किस तरह का हमें देना है आपको, किस तरह के प्रश्न आपको चाहिए। ये जो प्रश्न हैं जहाँ तक मुझे अच्छे लगते हैं सारे यूपी के एग्ज़ाम से लिए गए हैं, यूपीपीसीएस बैकईयर से लिए गए हैं। ठीक है, और बाकी अगर आपको कुछ चाहिए तो आप बोल सकते हैं कि इसमें ये और ऐड कर दिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, तो हम करेंगे, लेकिन आप बताएं ज़रूर। ठीक है, तो देखिए हमारा इसका उत्तर क्या हो जाता है। इसका उत्तर हमारा डी है, आयरलैंड के संविधान से। देखिए भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें वर्ष 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई। आयरलैंड के संविधान से अनुसरणीय इस भाग पर देशनीतिवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवाद, मानवाधिकारी की सार्वत्रिक घोषणाओं आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांतों का विचार लिया गया है। ए ऑप्शन आयरलैंड के संविधान से, बी ऑप्शन कनाडा के संविधान से, सी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए इसका उत्तर हमारा ए हो जाता है, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। ए ऑप्शन वाद योग्य, बी ऑप्शन वाद योग्य नहीं, सी ऑप्शन मौलिक अधिकार, डी ऑप्शन कोई नहीं। देखिए एमपीपीसीएस प्री 1992, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004 में प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका हमारा देखिए ऑप्शन बी हो जाता है, वाद योग्य नहीं है। कैसे नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराए सकते हैं। ठीक है, जो अनुच्छेद 37 में दे रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ए ऑप्शन मूल अधिकार, बी ऑप्शन मूल कर्तव्य, सी ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी ऑप्शन मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। आईएएस प्री 2013 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर देखते हैं हम, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऑप्शन हो जाता है इसका। संविधान के अनुच्छेद 37 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये देखते हैं हमारा, ए ऑप्शन है उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, बी ऑप्शन समान काम करने के लिए वेतन,
सी ऑप्शन कानून के समक्ष बराबरी, डी ऑप्शन धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पीसीएस मेंस 2014 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए हमारा बी हो जाता है, समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार नहीं है। ठीक है, इसका उल्लेख मौलिक अधिकारों में न होकर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 में किया गया है, जबकि प्रश्न के शेष विकल्प जो हैं हमारे ये गलत हैं, जितने भी शेष विकल्प हैं। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? ए ऑप्शन अनुच्छेद 32, बी ऑप्शन अनुच्छेद 40, सी ऑप्शन अनुच्छेद 48 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 51। देखिए यूपी पीसीएस प्री 2014 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ये इसका जो उत्तर हमारा अनुच्छेद 40 हो जाता है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 40 सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियों और प्राधिकार प्रदान करेगा जो इन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक होंगे। ठीक है, इतनी व्याख्या हमारे इस प्रश्न से संपूर्ण होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? ए ऑप्शन हो जाता है हमारा 32, बी ऑप्शन अनुच्छेद 40, सी ऑप्शन अनुच्छेद 48, डी अनुच्छेद 51। यूपी जीआईसी 2017 में प्रश्न पूछा जा चुका है। और देखिए जितने भी प्रश्न हैं बहुत ज़्यादा चांस हैं आने के। अगर बैकियर से प्रश्न पूछेगा तो कहीं से नहीं, यहीं से ही सारे प्रश्न आने की उम्मीद है, जहाँ तक मेरा मानना है। ठीक है, तो देखिए इसका हमारा क्या होता है, ऑप्शन बी हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन को तथा दूसरे कारण को आर कहा गया है। एक कथन है हमारा और आर कारण है। मनरेगा दर अर्ह परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। फिर कारण आर है, रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधित है। नीचे कूट का उत्तर सही चयन करना है। देखिए तो इसमें से हमें बताना है कि ए और आर दोनों सही हैं। आर सही स्पष्टीकरण है ए का, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। सी ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। देखिए लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2013 में प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपके लिए लेकर के आ रहा है, लेकिन हमें आपसे निराशा हो रही है बहुत ज़्यादा कि आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर करते रहें ताकि हमारा मनोबल बना रहे। ठीक है, बढ़ता रहे इस चीज़ से। इसका ऑप्शन देखिए हमारा ए सही है, आर गलत है इसका। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे वर्ष 2005 में लोकसभा द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो संवैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधी अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। यह काम पाने का अधिकार के तहत भाग 4 के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन की भागीदारी सुनिश्चित की गई? अनुच्छेद ए हमारा 38, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43A। देखिए यूपी पीसीएस प्री 2019 में प्रश्न पूछा जा चुका है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका हमारा ऑप्शन, इसका देखिए हमारा ऑप्शन डी हो जाता है। इसकी अगर हम बात करें, देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य के निधि निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 43 से अंतः स्थापित करके यह प्रावधानित किया गया है कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा यह किसी अन्य रीति में कदम उठाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रश्न से हमारी ये व्याख्या हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय
संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? ए ऑप्शन मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी संविधान की प्रस्तावना। इसमें देखिए हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। इसकी व्याख्या आपने पीछे भी देखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। ये हमारा भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना, दूसरा है ग्राम पंचायतों को संगठित करना, तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, चार है सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा संस्कृति अवसर सुरक्षित करना। तो देखिए इसमें हमारा सही पूछा है कि गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों को प्रतिबंधित होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए हमारा बी हो जाता है, केवल 2 और 3। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? फर्स्ट है हमारा समान कार्य के लिए समान वेतन, फिर समान नागरिक संहिता, तीसरा है छोटे परिवार का मानदंड, चौथा है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। देखिए इसमें बताना है हमें, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीपीएससी प्री 2016 में हमारा प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए इसका हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है, 1 और 2। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में निर्देशित सिद्धांतों के अनुच्छेद 39 घ के समान कार्य के लिए समान वेतन और अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? फर्स्ट है हमारा इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। ये विधिक कर्तव्य के साथ परस्पर संबंधित हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ऑप्शन इसमें ये दोनों देखिए गलत हैं, न तो इसमें 1 होता है और न 2। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें देखिए तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य हैं। हालांकि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं होती है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह ये भी न्यायोचित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? ए ऑप्शन चौथे, बी पहले, सी ऑप्शन दूसरे, डी ऑप्शन तीसरे। RAS RTS प्री री एग्जाम 2013 में प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका हमारा डी ऑप्शन हो जाता है, तीसरे। देखिए भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तीसरे स्थान पर रखा गया है। 51 के, अनुच्छेद 51 के, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? ए ऑप्शन संविधान निर्माण के समय, बी ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को, सी ऑप्शन 42वें संविधान संशोधन में, डी ऑप्शन 41वें संविधान संशोधन में। MPPCS प्री 2017 में प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए इसका हमारा उत्तर सी ऑप्शन हो जाता है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करते हैं हम तो भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 के में अनुच्छेद 51 के शामिल करके इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसमें एक मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया, जिससे इनकी संख्या 11 हो गई। पहले 10 थे। ठीक है, अब कितनी हो गई? 11 हो गई मूल कर्तव्यों की संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए?
ए ऑप्शन बलवंत राय मेहता समिति, बी ऑप्शन अयंकर समिति की, सी ऑप्शन स्वर्ण सिंह समिति की, डी ऑप्शन ठक्कर समिति की। यूपी पीसीएस प्री 2012 में प्रश्न पूछा जा चुका है, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2002 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका जवाब दें। इसका हमारा सी ऑप्शन हो जाता है स्वर्ण सिंह समिति की। देखिए, भारतीय संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 51 जोड़कर इसके अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 शामिल किया गया, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों पर आधारित था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया? ए ऑप्शन 1976 में, बी ऑप्शन हो जाता है हमारा 1989 में, सी ऑप्शन 1975 में, डी ऑप्शन 1978 में। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन जो होता है ए ऑप्शन 1976 हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? आपको पता है, ए ऑप्शन भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 4 के, डी भाग 4। यूपी पीसीएस मेंस 2006, यूपी पीसीएस जेआईसी 2010 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका हमारा सी ऑप्शन हो जाता है भाग 4 के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? ए ऑप्शन ए आर अंतुले, बी ऑप्शन एस एस रे, सी ऑप्शन हरिदेव जोशी, डी ऑप्शन सी एम स्टीफन। सही उत्तर का कूट हमें बताना है। देखिए, कौन सा इसमें हमारा ठीक होगा। सही है, तो ये देखिए, इसमें हमारा उत्तर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ए, बी और डी, ए आर अंतुले, एस एस रे, सी एम स्टीफन। ठीक है, देखिए, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 के अनुच्छेद 51 के संविधान में जोड़ा गया तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए तथा वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया तथा अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे। ठीक है, ये हमारा हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ठीक है, मूल कर्तव्यों का विवरण, जिसकी मैंने व्याख्या आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, और यही प्रश्न मूल कर्तव्य ही हमारे बार बार घूम फिर कर इसी से प्रश्न आ रहे हैं। सिर्फ प्रश्न पूछने का तरीका चेंज है, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं है। तो देखिए, ए ऑप्शन हमारा भाग 1 में, बी ऑप्शन भाग 4 के में, सी ऑप्शन भाग 2 में, डी ऑप्शन भाग 4 के में। तो आप सभी जानते भी होंगे। देखिए, इसका उत्तर ये हमारा भाग 4 के में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? मूल कर्तव्य पूछा है। देखिए, ए ऑप्शन अनुच्छेद 50 के, बी ऑप्शन अनुच्छेद 50 ख, सी ऑप्शन अनुच्छेद 51 के, डी ऑप्शन अनुच्छेद 51 ख। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 में प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो इसका उत्तर हमारा देखिए सी हो जाता है, अनुच्छेद 51 के। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? ए ऑप्शन देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, बी ऑप्शन हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, सी ऑप्शन ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, डी ऑप्शन सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिस्से से दूर रहना। देखिए, यूपी पीसीएस प्री री एग्जाम 2015 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, काफ़ी कुछ इसमें पूछा गया है प्रश्न में। अगर हम इसके उत्तर की बात करते हैं तो ये उत्तर हमारा ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। देखिए, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, जबकि देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना अनुच्छेद 51 के घ के तहत हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसकी परीक्षण करना अनुच्छेद 51 के
के तहत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ए ऑप्शन दे रखा है हमारा 9, बी ऑप्शन 11, सी ऑप्शन 12, डी ऑप्शन 20। तो इसमें हमारा बहुत सिंपल है 11। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 के में वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे आज के प्रश्न थे। एक प्रश्न और है, देखिए, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है। ए ऑप्शन संविधान की उद्देशिका, बी ऑप्शन राज्य के नीति निषेध तत्व, सी ऑप्शन मूल अधिकार, डी ऑप्शन मूल कर्तव्य। ठीक है, देखिए इसका उत्तर हमारा मूल कर्तव्य हो जाता है। आईएएस प्री 2015 में प्रश्न पूछा जा चुका है ये, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर मैं इसके बारे में देखिए आपको बताऊं तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 के तहत मूल कर्तव्य में किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 के तहत इसमें अंतर्गत मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया है। इनकी कुल संख्या पहले 10 थी, मैंने बताया आपको। फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारण किया गया है। इसी के अंतर्गत ही मूल कर्तव्यों में 11वां हमारा जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे आज के प्रश्न थे। प्रश्न अगर अच्छे लगे हों तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।